नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मुझे एक कमेंट आया था कि भैया जल्दी से 4 जुलाई सेकंड शिफ्ट करवा दो एसएससी सीएचएसएल 2014 की 2024 की, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड का पेपर उसी दिन था, उसको शेयर करना है। अरे भाई चलो आपने मांगा तो दे दिया। ये सेट 14 होने वाला है एसएससी सीएचएसएल 2024 का। बाकी सारे सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, डू चेक इट आउट। लिंक डिस्क्रिप्शन में और सोल्यूशन वाला पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से टेलीग्राम वाला पीडीएफ भी शेयर कर देना है, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक शेयर कर देना है, ठीक है। और अच्छे से दोनों लोग पढ़ के सेलेक्ट होकर शादी करो। क्या कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल्स। देखो सबसे पहले रोम्बस क्या होता है। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये मान लो रोम्बस है, ठीक है। ये रोम्बस है, इसकी चारों भुजाएं ए होती है। अरे यार, ये पेंटागन क्यों बन गया। ये ए होती है, इसके दो डायगोनल्स होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस डायगोनल की वैल्यू मान लो D1 है, मतलब लंबाई, और इसकी लंबाई D2 है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको नोट करने जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले जानो कि अगर इसके डायगोनल्स D1 और D2 हैं तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यानी कि डायगोनल्स और साइड में रेशियो मतलब रिलेशन होता है T1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए। एंड सेकंड रिलेशन क्या है मेरे भाई, कि अगर इसका एरिया पूछा जाए तो एरिया बराबर होता है डायगोनल्स के टर्म में हाफ D1 D। यानी अगर आपको दोनों डायगोनल दे दिया जाए तो भुजा निकाल सकते हो, एरिया सब निकाल सकते हो, या फिर एक भुजा एक डायगोनल दे दिया है तो भी चारों चीजें निकाली जा सकती है। आप कह रहे हैं चारों चीजें क्या, एक नंबर, एक एग्जाम और दो ये चीजें, ठीक है। आपको यहाँ पे डायगोनल दिए गए थे 10 और 8.5, तो 8.2 गुणा करोगे 82 का आधा कर दोगे, एरिया आ जाएगा। एक स्फीयर की रेडियस में 25% बढ़ोतरी, 25% बढ़ोतरी मतलब 4 था तो 5 हो गया। कहा गया टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अब चूंकि स्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया की बात बराबर होती है, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आर स्क्वायर में चेंज होगा। तो पहले 4 था तब 16 रहा होगा, 5 होगा तो 25, 16 से कोई चीज बढ़ी 25 हुई, यानी कि 9 बढ़ी 16 पे। 9 बढ़ी 16 पे, 1/16 6.25%, तो 9/16 56.25%। तो एक तो ये मेथड हो गई। दूसरी मेथड कहती है कि अगर हम x% का इंक्रीज करें और x% का फिर से इंक्रीज करें, यानी एक्स एक्स का सक्सेसिव, तो ये होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100% का रिजल्टेंट इनका। देखो अगर हम आर में आर स्क्वायर में चेंज आएगा, अगर आर में हम चेंज कर दे 25% और आर स्क्वायर में पूछे तो ये सक्सेसिव हो जाएगा, यानी एक्स की जगह पे 25 रख, 25 दूना 50 और 625/100, यानी कि 6.25 50 में जोड़ने 56.25। एक कंपनी है कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, कॉलेज के लिए बनाना शुरू करती है। कंस्ट्रक्शन के 4 स्टेज है, पहले प्रपोजल आते हैं बिल्डिंग के, फिर प्रपोजल अप्रूव होते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू होता है और फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। क्या जो 3D बार ग्राफ है वो 2015 से 18 तक का डेटा दिखाता है। एक्स एक्सिस जो है वो जो 0, 2, 4, 6, 8 लिखे हैं, इसका मतलब ये परसेंटेज में, यानी 0 बराबर 0%, 2 बराबर 20%, 4 बराबर 40%, इस तरह से। तो आपसे कहा गया फाइंड टोटल परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग्स कंप्लीटेड, यानी आपको कंप्लीटेड 2015 से 18 वाली बतानी। देखो थोड़ा सा जूम कर दूं, आप देख कंप्लीटेड कहाँ पे, यहाँ पे, यानी इस डेटा पे हमें बात करनी है। कंप्लीटेड का डेटा कहाँ तक है, यहाँ तक। अगर इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दे तो ये कहाँ पे आएगा, 5 पे। तो अगर आपको पता है 0 बराबर 0, 2 बराबर 20, 4 बराबर 40, तो 5 बराबर 50%, यानी कितने परसेंट बिल्डिंग्स कंप्लीट हुई, 50%। कुछ लोग उल्टा सीधा कैलकुलेट करते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। सिंप्लीफिकेशन का सुंदर सा प्रश्न है, आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने वाला आप खुद भी कर सकते हो, बट मैं करवा दे रहा हूँ। दो सही 1/2 धन 2/3, तो पहले भिन्न को जोड़ लो। 1/2 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 4 7/6, ये 7/6 तो हो जाएगा। तो देखो 3 एकम 3 और 4 7/6, 7/6 मतलब 1/6। तो 2 प्लस 1/6 यानी 3 1/6 हो जाएगा। 3 1/6 7 1/6 में से घटेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 4। ये कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। अब 4 से किस में डिवाइड करना है, 3 दूनी 6, तो 8/3 में, 8/3 में 4 से डिवाइड करने का मतलब ये 2/3 हो जाएगा पूरा। अब 2/3 से डिवाइड किस में करना है, 18/5। 18/5 में अगर 2/3 से डिवाइड करना है तो 3/2 का गुणा कर लो। ये दो, 3 9 18 और 2 9 18 और 9 27/5, यानी ये 27/5 लिखा। तो 27/5 प्लस 10 तो 77/5 उत्तर हो जाएगा। एक कंपनी है जो अपनी वस्तुओं को 25% मार्क प्राइस पे, मतलब कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के लिखती है। यानी कोई चीज अगर 100 की रहती है तो 125 लिख दिया होगा। एक सेल के दौरान 10% का डिस्काउंट देती है। 10% का डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर को 540 पे करना पड़ता है। तो आपको बताना ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। अब 125 पर 10% डिस्काउंट, यानी कि 12.5 का डिस्काउंट, यानी 112.5 में बेचते हैं। 112.5 बराबर 540, तो आपको निकालना है 100 बराबर कितना। तो एक बराबर यहाँ से 4.8, 100 बराबर 480। आपने कहा ये कैसे निकाल ले, मैंने कहा ऐसे दिख रहा था ऑप्शन में, इस वजह से।
अदरवाइज देखो कैसे करेंगे। सीपी कुछ भी रहा होगा, 25% बढ़ा दिया, यानी कि 4 था तो 5 कर दिया। अब 10% का डिस्काउंट देने का मतलब इसके 9/10 में बेचते हैं, और उसके बाद दुकानदार 540 ले लेता है कस्टमर से। बस यहाँ से सीपी निकालो, तो 9 से कटे गए 60 हो जाएगा, 5 से कटे गए 12। अब 12 चौको 48, धाम में 480 सीपी हो जाएगा। इस मेथड से आसान है, इस मेथड से चूज वाइसली। कमलेश के पास दो तरह के डिस्काउंट है, एक 25% 5%, एक 20% 10% का। तो कहा गया सेलिंग प्राइस के बीच डिस्काउंट क्या होगा अगर मार्क प्राइस 1000। देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्स और वाई दो मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट है तो उनका रिजल्टेंट होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, जब डिस्काउंट हो दोनों तब। तो 25 और 20 का कितना हो जाएगा, 25 प्लस 5 30 माइनस 1.25, और ये कितना हो जाएगा 20 10 30 माइनस 2। अब दोनों डिस्काउंट का डिफरेंस निकालना है, तो निकालोगे तो 0.75% हो जाएगा। तो अगर 10,000 का 1% पूछे तो 100, ओ 10,000 का 1% पूछे तो 10, तो 0.75%, 7.5 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25, कंजम्पशन 30% से डिक्रीज कर दिया गया, तो एक्सपेंडिचर पे क्या चेंज आएगा, कुछ भी ना ज्यादा। 4 था भाव, अब 5 हो गया। 10 यूज करते थे, अब 7 यूज करते हैं। तो पहले यूज 40, पहले टोटल 40 रुपए लगते थे, अभी कितना 35, यानी कितना घटा 5, कितने पे 40 पे, यानी 1/8 हिस्सा, यानी कितना परसेंट 12.5%, क्या डिक्रीज। दो सर्कल का सेंटर जो है वो 25 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या और 80 सेंटीमीटर दूरी पे है वो दोनों, ठीक है। तो आपसे कहा गया उनकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालो। देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है। देखो अगर दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग उनके केंद्रों के बीच की दूरी से कम है, तो इसका मतलब वो दोनों टच नहीं करते। ये हो गई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। पता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब इस तरह से अगर कोई रेखा टच करते जाए, मतलब तिरछी तिर्यक स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा, तो इसकी लंबाई होती है अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। आपने कहा आपको निकालना किसका था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। आपने कहा यहाँ तो फॉर्मूला आपने उल्टा लिख दिया। आपने कहा बिल्कुल, यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है भैया, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला ये होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला ये होता है। तो हमेशा याद रख, आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बटे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ना निकाल के ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बटे डायरेक्ट कॉमन। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में ट्रांसवर्स है तो यहाँ प्लस, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो माइनस। अब आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे आपको दिया गया सेंटर्स के बीच की दूरी 80, 80 का स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस 25 35 60 का स्क्वायर बटे 80 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ये तो हो गया, यही तो निकालना। अब आपने निकाल दिया, तो यहां से कितना हो गया 80 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, 80 60 140 और गुड़े 20, 140 गुड़े 20 और बटे में 80 10 90 और गुड़े 80 माइनस 10 70 से कटा 2 हुआ, 0 से 0 कटा, यानी कितना हो गया अंडर रूट में 4/9, 4/9 का वर्गमूल 2/3, यानी कि आपके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का रेशियो कितना आया, 2 रेशियो थी। तो आप ये, मैं बार बार ये आपको कंफ्यूज करता हूँ कि टीसीटी यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई ये होती है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई ये होती है। क्लियर हो गया, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, ये कंफ्यूज इस वजह से करता हूँ ताकि आपको याद रहे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में यहाँ माइनस होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में यहाँ प्लस होगा, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, रेस का प्रश्न। कहा गया अरुण और भास्कर 3 किलोमीटर की रेस दौड़ते हैं। अरुण जब है 400 मीटर का स्टार्ट देता है भास्कर को, तो उसे 30 सेकंड से पिछाड़ते हैं। इसका मतलब वो 400 मीटर हेड स्टार्ट देने का मतलब कि वो पूरी रेस भी भाई साहब भास्कर भाई साहब ना दौड़ के 2600 मीटर दौड़ते हैं। 2600 मीटर दौड़ते हैं भास्कर और 3000 मीटर दौड़ते हैं, और आपसे कहा गया फिर भी 30 सेकंड से हरा देता है, यानी इसके द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिए गए समय से 30 सेकंड कम है। 30 सेकंड को मिनट में बदल लेते हैं, हाफ मिनट, क्यों, क्योंकि आगे मिनट में डेटा दिया गया, ठीक है। आपसे कहा कि अगर वापस आते टाइम अरुण भास्कर को 2.5 मिनट का लीड दे देता है, 2.5 मिनट का लीड देता है, तो उससे 500 मीटर से पिछड़ जाता है। 2.5 मिनट का लीड मतलब कि अगर 3000 मीटर भास्कर दौड़े, 3000 मीटर भास्कर दौड़े, तो उससे 2.5 मिनट कम में अरुण भाई साहब 500 मीटर कम यानी कि 2500 मीटर दौड़ते। फिर से सोचो, 2.5 मिनट का लीड दे दिया, यानी 2.5 मिनट वो पहले दौड़ चुका है। अब जब वो 3000 मीटर कवर कर चुका होता है, तो उतने टाइम में 2.5 मिनट पहले वो दौड़ लिया, फिर वहां खड़ा हो गया। अब दोनों एक साथ दौड़ना फिर से शुरू करते हैं। तो जब भास्कर 3000 मीटर कवर कर लेता है, तब तक अरुण केवल 2500 मीटर, यानी जितने टाइम में
अरुण भाई साहब, मान लो ये ऐसे था, भास्कर यहाँ पे खड़ा हो चुका है, अरुण यहाँ पे, यानी कि अब ये 2.5 मिनट ये ले चुका है। यहां से यहां दौड़ने में इसको जितना समय लगा, उतने में अरुण केवल यहां तक पहुंचता है। या हम ऐसे कह सकते हैं, आप पहले देखो, यहां तक, यहां से यहां तक दौड़ने में समय कैसे निकालेंगे? आपने कहा पहले यहां से यहां तक समय निकालते हैं, उसमें से 2.5 मिनट घटा देंगे तो ये वाला समय, और जितने समय में ये इतना दौड़ता है, यानी इतने समय में ये इतना दौड़ता है, उतने समय में ए 2500 दौड़ता है। बस इतनी सी बात कही। अब आपसे क्या कहा कि दोनों के समयों का अंतर निकालो। अगर एक साइड दौड़ना हो उनको, तो दोनों द्वारा लिए गए समय का अंतर निकालना है। समय का अंतर मतलब 3000 बटे, यानी कि 3000 को दौड़ने में ए द्वारा लिया गया समय, 3000 को दौड़ने में बी द्वारा लिया गया समय का अंतर निकाल। अब देखो, सबसे पहले समझो, आप ए बटे बी निकालने के लिए सबसे पहले एक काम करो, यहां से ना 3000 बटे ए की वैल्यू निकाल लो। 3000 बटे ए निकालने के लिए अगर 2500 बटे ए इतना है, तो 3000 बटे ए कितना हो जाएगा? 2500 में कितने, 1.2 से मल्टीप्लाई करो, यानी ये 3600 बटे बी माइनस 3 मिनट यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि हो गया 2600 बटे बी माइनस 3000 बटे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600 बटे बी, 3600 बटे बी माइनस 3, अरे ये देखो 3600 बटे बी माइनस 3 और बराबर हाफ। यानी हम कह सकते हैं कि माइनस से गुणा कर दो तो 3600 बटे बी माइनस 2600, यानी 1000 बटे बी, यहाँ पे प्लस 3 हुआ था, यानी कि माइनस 3 बराबर माइनस का हाफ। यानी आप कह सकते हैं 1000 बटे बी बराबर 2.5 मिनट। यानी बी को 1000 मीटर दौड़ने में 2.5 मिनट लगता है, तो पूरा 3 मिनट दौड़, 3 किलोमीटर दौड़ने में 7.5 मिनट, यानी बी द्वारा लिया गया समय 7.5 मिनट। अब यहाँ बी द्वारा लिया गया समय अगर 7.5 मिनट है, तो उससे 2.5 मिनट कम, यानी कि 5 मिनट में ए भाई साहब 2500 दौड़ते हैं। 2500 के लिए 5 मिनट, यानी कि 1 मिनट में 500 मीटर, तो 3000 मीटर 6 मिनट में, यानी ए द्वारा लिया गया समय 6 मिनट हो जाएगा। अब दोनों के समयों का अंतर 6 और 7.5 का अंतर 1.5 मिनट, आराम से निकाल सकते हैं। बेसिक से करना, आसानी से कर पाओ। ए कोई कार्य 20 दिन में, बी 10 दिन में, सी की हेल्प से वो 5 दिन में करते हैं, तो सी कितने दिन में करते हैं? देखो 20, 10 और 5 कैल्सियम कितना हो गया? 100। यानी ए 20 दिन में करता है तो एक दिन में 5, बी 10 दिन में तो एक दिन में 10, सी की सहायता से, यानी ए बी सी अगर एक साथ काम करें तो 5 दिन में कर लेते हैं, इसका मतलब एक दिन में वो 20 यूनिट करते हैं। ठीक है, अब देखो ए और बी की वैल्यू अगर रख दो, तो ए प्लस बी 15, 15 प्लस सी बराबर 20, तो सी बराबर 5। अब सी एक दिन में 5 यूनिट करेगा, तो 100 यूनिट के लिए उसे 20 दिन की आवश्यकता होगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें सी राइट एंगल है, ड्रॉ करते हैं। मान लो ये कोई ट्राइंगल है, ए बी एंड सी, ठीक है। एम मिड पॉइंट है ए बी का, एम मिड पॉइंट हो गया ए बी का। सी को एम से मिला दिया जाता है, सी को एम से मिला दिया जाता है, ठीक है। और प्रोड्यूस किया जाता है डी तक, मान लो यहां तक डी तक बढ़ाया जाता है, ये डी तक बढ़ा दिया गया। डीएम बराबर सीएम है, एक मिनट रुक जाओ, ये एम को इधर लिखते हैं, डीएम बराबर सीएम है, एक मिनट। डी को यहां से निकाला जाता है और डी डी तक बढ़ाया जाता है, डीएम बराबर सीएम, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर डी इज ज्वाइन टू बी, डी को बी से ज्वाइन कर दिया गया, डी को बी से हमने ज्वाइन कर दिया, डी को बी से ज्वाइन कर। अब आपसे कहा गया सी डी बराबर अगर 10 हो, सी डी पूरा 10, यानी कि ये 5, ठीक है। और बी डी बराबर 6 हो, बी डी बराबर 6, आपको ये वाला 6 दे दिया गया। तो आपसे कहा गया सीएम की वैल्यू बतानी है, सीएम की वैल्यू बतानी है। एक बात बताओ, आपको सी डी पूरा पूरा 10 दिया गया और आपको दिया गया डीएम बराबर सीएम, तो कुछ सीएम बराबर अगर डीएम हो गया और पूरा सी डी 10 है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, तो सीधे 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ था। भैया ये जो भी नौटंकी कही गई उससे कोई मतलब नहीं, हमें पता चल गया सी डी पूरा 10 है, ये 5, ये दोनों बराबर है, तो ये 5 5 हो जाएंगे। इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कहा गया एक ट्राइंगल के 3 एंगल में इस प्रकार से है कि जो सबसे छोटा वाला है वो बड़े वाले से 42 डिग्री कम है, यानी कि अगर माने ए सबसे बड़ा है तो ए में से सबसे छोटा सी वाला घटाते हैं तो 42 डिग्री है। और रिमेनिंग एंगल जो है वो 24 डिग्री ज्यादा है स्मॉलेस्ट एंगल से, यानी कि एंगल जो बी बचा वो स्मॉलेस्ट एंगल से 24 डिग्री ज्यादा है, यानी कि एंगल बी जो है वो एंगल सी प्लस 24 है। तो आपको त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की वैल्यू बतानी है। अब देखो, तीनों का योग निकालें तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो कोण ए की जगह पे 42 प्लस सी लिख सकते हैं, और प्लस बी की जगह पे सी प्लस 24 लिख सकते हो, और सी तो सी है ही, तो ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी सी प्लस सी 3C बराबर ये कितना हो गया 66, 66 180 में से घटेगा कितना हो जाएगा 114, तो सी बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, दो संख्याएं दोनों को सेम डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर 6 7 मिलता है। मान लो n1 कोई संख्या और n2 कोई संख्या, इसको d से डिवाइड किया जाता है, एक
6 रिमाइंडर देती है और एक 7 रिमाइंडर देती है, ऐसा कहा गया। कहा गया अगर दोनों के सम को डिवाइड किया जाए सेम डिवाइजर से तो शेषफल 5 आता है, यानी n1 प्लस n2 को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, d से, तो शेषफल 5 आता है। तो भाजक क्या होगा? अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हम n1 प्लस n2 को डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर d से n1 में डिवाइड किया गया रिमाइंडर r1 आया, d से n2 को डिवाइड किया गया r1 r2 आया, तो रिमाइंडर r2 आया, तो दोनों के योग को जब जोड़ा डिवाइड करेंगे तो r1 प्लस r2 आना चाहिए, यानी 6 7 13 आना चाहिए। 13 ना आके 5 आ रहा है, 5 आने का मतलब कि बाकी का 8 कहां गया? बाकी का 8 डिवाइजर ही हो गया, क्योंकि वैसे पहले कितना आना चाहिए, सॉरी, पहले कितना आना चाहिए? 13, आया कितना? 5, यानी कि 8 कहां चला गया? 8 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी डिवाइजर कितना हो जाएगा? जो रिमाइंडर आना चाहिए था उसमें से जो आया वो घटा देंगे तो वही डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है तो 2 का कितना गुना है? 3 गुना, तो 8 का कितना गुना हो जाएगा? 24। आपसे कहा गया कितने टाइम में इतना रुपया सिंपल इंटरेस्ट दे देगा? 5%। देखो हमें दिया गया कि मान लो ऐसे 450 रुपए था, 450 रुपए पे हमें 45 रुपए का ब्याज चाहिए, यानी कितने परसेंट का? 10%। 10% 5% की रेट से कितना साल लगेगा? 2 साल। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू मिडिल पॉइंट है ए बी और एसी के। लेट्स ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी। ए बी और एसी के मिड पॉइंट पी और क्यू है, पी और क्यू है। कहा गया कि ए बी और एसी के मिड पॉइंट पी और क्यू, आर एक पॉइंट पी क्यू पे इस प्रकार से है कि पी आर रेशियो आर क्यू जो है वो 1:5 है। अगर पी आर पूरा 6 है तो बीसी की लंबाई बतानी है। देखो बीसी की लंबाई बतानी है। देखो आप सबसे पहले समझो कि अगर कोई त्रिभुज है उसके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो ये वाला जो आधार होगा इस आधार का आधा हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यहां से पी क्यू बराबर हो जाएगा BC/2। पहली चीज तो ये पता चल गई। दूसरी चीज, पी आर बराबर 6 है तो पूरा, अगर एक रेशियो बराबर 6 तो पूरा कितना है? 6 रेशियो, यानी कि पी क्यू कितना हो जाएगा? 36। अगर पी क्यू 36 है तो बीसी कितना हो जाएगा यहां से? क्लियर? 10 साल पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु की 5 गुनी थी, यानी 10 साल पहले आदमी जो था वो 5 गुना था अपने बेटे की आयु। 2 साल बाद, 2 ईयर्स हेंस मतलब 2 साल बाद उसकी आयु 2 गुनी हो जाएगी। सॉरी, ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स द एज ऑफ। देखो अगर 10 साल पहले ये था तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? इनकी एज 10-10 साल बढ़ जाएगी। और 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 2 साल बाद एम वाला M+12 हो जाएगा और सन S+10 था, S+12 हो जाएगा। तो कहा गया कि इसकी आयु का 2 गुना इसके बेटे की आयु के 4 गुना के बराबर होगी। अगर इसकी आयु का 2 गुना इसके बेटे की आयु का 4 गुना के बराबर है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसकी आयु इसके बेटे की 2 गुना हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं यहां से, अब आपको पता है m बराबर 5s, तो m की जगह 5s पुट कर दो, तो 5s प्लस 12 बराबर 2s प्लस 24। हमने कहां से रखा 5s? यहां से, यानी हमारा 3s बराबर हो गया 12, यानी s बराबर हो गया 4। तो पुत्र की वर्तमान आयु +10 है ना, ये तो 2 साल बाद की आयु है, 2 साल बाद 16 का होगा तो अभी 14 का, या हम कहें वर्तमान आयु इनकी S+10। देखो ये थी 10 साल पहले की आयु, ये है प्रेजेंट आयु, ठीक है, और ये 2 साल बाद की आयु। अब समझ आए? हमें प्रेजेंट निकालना, तो प्रेजेंट में सन कितना है? S+10 का। कहा कर्व सरफेस एरिया एक सिलेंडर का बताना जिसका रेडियस और हाइट दिया गया, तो 2πr इंटू H+r, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। 2πr², ये होता है राउंड शेप्ड एरिया, इस तरह का जो एरिया होता है, ये वाला ये वाला ये वाला। और अगर आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो केवल 2πrh होता है। तो 2×22/7 गुणे रेडियस 3 इंटू हाइट 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 या 12 गुणे 24 224। इन द कॉलेज द एवरेज वेट ऑफ 40 बॉयज, ठीक है, इन अ सेक्शन अमंग 72 स्टूडेंट इज 33 kg, यानी कि 72 स्टूडेंट थे, 40 बॉय थे, ठीक है, बॉयज कितने थे? 40, उनका वेट 33 है। और रिमेनिंग स्टूडेंट का 15 किलोग्राम, यानी गर्ल्स कितनी है? 32, इनका कितना है? 15। तो आपको पूरे क्लास का बताना है। देखो सबसे पूरे क्लास का अगर x हो तो इधर कितना हो जाएगा? 33 माइनस एक्स, मिक्सचर एलिगेशन, और इधर x-15 हो जाएगा। और इसका जो रेशियो आएगा वो उनकी संख्याओं के रेशियो के बराबर होगा, यानी 8 पंचे 40 और 8 चौको 32 के बराबर होगा, यानी ये 5:4 के बराबर, यानी ये कितने के बराबर? 5:4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4x-60, ये कितना हो जाएगा? 165 - 5x, यानी हो गया 4x-60 बराबर 165 - 5x, यानी 9x बराबर 225, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 25। मिक्सचर एलिगेशन लगा दिया।
टेबल को पढ़ना है, उत्तर देना है। एक प्रोडक्ट है एबीसी और कौन कौन सी कंपनी बनाती है ये दिया है। क्योंकि हाईएस्ट एवरेज सेल पर कंपनी इज फॉर द प्रोडक्ट एंड लोवेस्ट एवरेज, देखो हाईएस्ट एवरेज सेल, ठीक है, पर कंपनी। देखो अब हम एवरेज सेल, ए प्रोडक्ट का एवरेज सेल निकालते हैं, बी का निकालते हैं और सी का एवरेज सेल हाईएस्ट। देखो हाईएस्ट कहां पे होगा, आप देखो यहाँ पे डेटा सबसे छोटा है और यहाँ पे डेटा तीनों 3000 के बड़ा है, तो सबसे ज्यादा तो बी का होना चाहिए, सबसे कम सी का होना चाहिए। एक तुक्का मारते हैं, देखो बी और सी दिया गया, बी, अच्छा ये बी तो हाईएस्ट होगा। एंड लोवेस्ट एवरेज सेल पर प्रोडक्ट इज फॉर कंपनी, अब दूसरे में कंपनी निकालनी है कि लोवेस्ट कौन सी कंपनी के लिए। अब कंपनी वाइज इस तरह से डेटा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर देखोगे तो 3 3 6 और 2 8, ये लगभग 9000 के हो जाएगा। ये 2.5 और 3 5.5 और 5.5 ये 7.5 के करीब हो जाएगा। और ये देखो तो दो, मतलब ये दोनों मिलके 6 हो जाएंगे, 6 2 8 यानी कि 8.25। सबसे कम कहां दिख रहा है, वाई। तो किस कंपनी के लिए सबसे कम है, वाई। और कौन सा प्रोडक्ट हाईएस्ट इन सेलिंग है, बी। ये टेबल पढ़ो, इसमें टेबल में किस स्टेट से कितने अप्लाई करते हैं, कितने क्वालिफाई होते हैं, कितने सेलेक्ट होते हैं वो दिया गया। अगर 2001 में, 2001 ये वाला ईयर है। परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु वर सिलेक्टेड ओवर द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड इन स्टेट है, यानी स्टेट ए में सेलेक्ट होने वालों की संख्या यानी कि 94, ठीक है। ये जो है 94 जो है वो उस स्टेट से अप्लाई होने वालों का, अप्लाई करने वालों का कितना परसेंट है, अप्लाई कितना करा 8000। तो 8000 का 94 कितना परसेंट है, 100 लगा देंगे। ये कटा 2 से कटा 40, 2 से कटा ये कितना हो 47। तो 4.7/4 करेंगे, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 7 28, 4 5 20 यानी 1.175 हो जाए। देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी 1 कॉस स्क्वायर, कॉस पावर 4 2 अल्फा लिखा है, और प्लस 1 कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 माइनस साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1, साइन स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1। अब देखो ये हो गया 1 कॉस पावर 4 अल्फा, यानी कि ये लिखा हुआ सेक पावर 4 अल्फा। क्या लिखा हुआ, सेक पावर 4 अल्फा, ऐसे समझो। ये लिखा हुआ सेक पावर 4 2 अल्फा मतलब, और ये लिखा है देखो वन, देखो ये क्या लिखा, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, बचेगा -1 यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, यानी कि माइनस का 1 कॉस स्क्वायर 2 अल्फा लिखा, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा लिखा। अब देखो ये लिखा है सेक स्क्वायर, सेक पावर 4 2 अल्फा माइनस ये सेक स्क्वायर 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर 2 अल्फा इसमें कॉमन ले लें, सेक स्क्वायर 2 अल्फा कॉमन ले लें, तो ये सेक स्क्वायर अल्फा -1 बनेगा, यानी सेक स्क्वायर 2 अल्फा -1, क्योंकि हो जाएगा tan स्क्वायर 2 अल्फा। अरे एंगल की जगह 2 अल्फा है, सिंपल सी बात। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 जो कि tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 2 अल्फा। अगर राहुल 70% अपनी सैलरी का खर्च कर देता है, उसकी इनकम 15% बढ़ गई, एक्सपेंडिचर 7.5% बढ़ गया, तो आपका ओवरऑल इंक्रीज कितना होगा। सब कुछ भूल जाओ, 100 थी, 70 खर्चा करता था, 30 बचाता था। इनकम 15% से बढ़ गया 115 हो गया, खर्चा 7.5% से बढ़ गया, 7.5% बढ़ने का मतलब कि अभी कितना हो गया, 7.5% बढ़ने का मतलब 7 का 7.5 मतलब 70 का 7.5%। आप कहेंगे 7 गुणे 7.5 यानी 7 7 49 और 35 यानी 5.25, 5.25 से ये बढ़ गया। तो आपको एक्सपेंडिचर बताना है, मतलब सेविंग बतानी है। देखो ये बढ़ा 15, ये बढ़ा 5.25, तो बाकी की सेविंग जो 30 हो रही थी वो तो हो ही रही है, साथ में कमाई ज्यादा बड़ी खर्चा कम, तो सेविंग जो हो रही थी उतनी हो ही रही है। और चूंकि जो बढ़ा उससे, इनकम में जो बढ़ा उससे एक्सपेंडिचर कम बढ़ रहा है। कितना कम बढ़ रहा है 9.7, यानी कि देखो आप ऐसे करते, पहले 100 में कमाता था, 70 खर्च करता था, इतना बचता। अभी 115 कमाता है, 75.25 खर्चा करता है, तो अब 39.75 बच जाए। ये 30 से कितना बढ़ा, आप ये ना करा करो कि 115 में से 75 पॉइंट, आप सीधे कितना ये बढ़ा और कितना ये बढ़ा दोनों को घटा दो, वही आपका बढ़त हो जाएगी। तो 30 पे अगर कोई चीज 9 बढ़ती है तो लगभग कितने परसेंट हो जाएगी, तो आप कहेंगे 9.75 गुणे 100 यानी 975/30, 5 से काटेंगे 6, 5 से कटेगा 195, 6 से काटेंगे 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 32 पॉइंट समथिंग परसेंट आपका आंसर हो जाएगा। कहा कि बार ग्राफ जो प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर दिखाता है अलग अलग कंपनी द्वारा, ABCD कंपनी है, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में कितने कितने प्रोड्यूस करता है ये देखिए। कहा कि व्हाट इज रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ABE टेकन टुगेदर इन 2004 to 5, यानी कि ABE का एवरेज 2004-5 में, 2004-5 यानी ब्लू वाला ABE का, A B और E का। अब देखो 110 160 270 270 और 300 570, इसका एवरेज 190। दूसरा CD का 2005-6 में, CD का 2005-6 में
यानी कि 2 सी ये वाला हो गया, डी ये हो गया। 370 490 कितना हो गया? 860। 860 बटे 2 लिखेंगे, 430 इनका एवरेज हो गया। तो इन दोनों का रेशियो निकालना था, तो 19:43 हो जाएगा। ठीक, 19:43। राजन की मंथली सैलरी पिछले साल 34,500 थी, इस साल उसकी 38,640 हुई। तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है। मंथली मंथली कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 34,500 से 38,640, यानी कितना बढ़ा? 4,140। कितने पे? 34,500। तो 345। आप सीधे सीधे सॉल्व करो। 5 से काट दो। 5 6 30, 5 9 45। 5 से काटोगे, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 8 40, 69। अब देखो 69, 23 या 69, 3 से काटोगे 23, 3 से कटेगा 276, 23 करना 23 और 4 46, 23 दूना 46, यानी 12%। तो दीज वर 25 क्वेश्चन आस्क्ड इन योर 14 शिफ्ट। ये जो आपको इधर दिख रही है प्लेलिस्ट, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत ही यूजफुल प्लेलिस्ट आपके एग्जाम के लिए होने वाली है, तो डू चेक इट आउट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद।